वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने इस चैनल पर अभी प्रतीक शिवालिक सर की जो टेस्ट सीरीज बनाई हुई है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें जो साइंस पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपने इस चैनल पर करवा रही थी। तो हम लोगों ने सेट बी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट है, ये बी सेट है। तो सेट बी, इसमें क्वेश्चन नंबर है 106 और हमें इसी के बस 5 क्वेश्चंस है और फिर हमारा ये सेट बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 106 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो जी की क्या वैल्यू है, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें ये पूछा हुआ है कि उसमें जो जी रहता है वर्ड उसका क्या वैल्यू है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, कि ये मास पर डिपेंड, जो अर्थ का मास होता है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड है डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, कि रेडियस पर डिपेंड करता है। थर्ड है डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये जो अर्थ है उसका मास और रेडियस दोनों पर डिपेंड करता है। फोर्थ है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, कि ये जो है मतलब ये डिपेंड नहीं करता है मास और रेडियस पर, अर्थ के मास और रेडियस पर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तब हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको फोर्स के बारे में पता होगा। फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है एक्चुअली। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो किस फोर्स की वजह से करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है जो दो ऑब्जेक्ट का मास है। तो जैसे फोर्स जो है, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है तो जो फोर्स होगा वो भी कम होगा। तो ये क्या होगा, फोर्स जो है ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसी में दूसरी चीज और क्या होती है कि सिर्फ मास पर ही फोर्स डिपेंड नहीं करता, बल्कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मास है उसका डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी मायने रखती है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो इसका हम अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, फोर्स जो है वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसमें ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तभी हम इसकी वैल्यू को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर जो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है कि कितनी होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होती है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो ये ना तो मास पर डिपेंड करेगी ना ही ये रेडियस पर डिपेंड करेगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगी। तो 106 का क्या होगा, 106 का आंसर होगा 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ। साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी कैसे, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो मीडियम के जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। सेकेंड है देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कोई मॉइस्चर है वो नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल करेगी। थर्ड है डिस्टर्बेंस मूव्स, कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से साउंड ट्रेवल करेगी।
फोर्थ है बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोनों चीजें होंगी, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगा और एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्ट मतलब वो ट्रेवल भी करेगा। तो देखिए साउंड का जो फिनोमिना है वो कैसा है। साउंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी ने बोला और यहाँ की जो पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर कोई सुनने वाला है, मतलब कोई बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है, कोई ना कोई मीडियम तो है, बट ये किस तरीके से काम करती है। तो मान लीजिए कि ये बोलने वाला है और ये सुनने वाला है, तो इसके बीच में कुछ मीडियम है, मतलब ये एयर है और इस एयर के मीडियम से हमें सुनाई दे पाता है, ठीक है, इस मीडियम की वजह से। तो इसमें क्या होता है, मान लो स्पीकर ने यहाँ पर इसने कुछ बोला, तो ये जो पार्टिकल है, क्या ये होता है कि ये पार्टिकल उठ के यहाँ से यहाँ पर जाता है? ऐसा नहीं होता। साउंड के फिनोमिना में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये वाला यहाँ पर जैसे हमने कुछ बोला, तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। अगर ये वाला वाइब्रेट करेगा तो ये वाला पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करेगा, ये वाला पार्टिकल फिर अगर डिस्टर्ब हुआ तो ये वाइब्रेट होगा तो ये वाला इसको करेगा। इसी तरीके से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती रहती है। कोई पार्टिकल यहाँ से उठ के लिसनर तक नहीं जाता है। हम जो सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर ने जब बोला, उसने मतलब कोई भी कुछ बोलता है तो वहां से पार्टिकल्स हमारे कानों तक नहीं आते हैं, बल्कि वो पार्टिकल्स क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो एक ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो फिर दूसरा भी वाइब्रेट होने लग जाएगा, फिर वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होते होते हमें हमारे कानों तक वो साउंड जो है वो सुनाई दे पाती है, ठीक है। तो इसमें कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है, बल्कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो हमें साउंड जो है वो सुनाई दे पाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, डिस्टर्बेंस मूव। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से हमें साउंड जो है वो ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। तो 107 का होगा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। हमें चार ये चीजें दे रखी है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। इन विच ऑफ these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। तो इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम होगा जहां पर जो लाइट का जो मतलब रिफ्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा बेंड होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम सेट ए का सोल्यूशन कर रहे थे उसमें भी हमने लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि लाइट जब किसी चीज पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर वो मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्लेक्ट तो हो गई नहीं, तो वो रिफ्रैक्शन होगा उसके बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट आ रही है, ये एक मीडियम में है, मान लीजिए कि एयर में लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है और जैसे ये दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए कि ये वाटर में जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से मीडियम में ये जो बेंड जो हुआ है लाइट, ये कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा होगा, नॉर्मल की तरफ कौन सा सबसे ज्यादा होगा, कौन सा मीडियम। तो ये आप इसका 10th क्लास में जो चैप्टर है इसमें आप देखोगे एक रिफ्रैक्शन इंडेक्स दे रखा है जिसमें हर एक मीडियम का वो बताया हुआ है कि कौन सा सबसे ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस मीडियम में लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बेंड होगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ, इसकी तरफ आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ, तो ये किस में होगा, ये होगा ग्लिसरीन में। तो आप अगर इसका इंडेक्स पढ़ोगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो 108 का इन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा किस में बेंड होगी, ग्लिसरीन में, फोर्थ ऑप्शन 108 का 4। नेक्स्ट है 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, कि इनमें से कौन सा है जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट है वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, सेकंड है वर्क डन चार्ज, थर्ड है वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, फोर्थ है वर्क डन चार्ज टाइम।
तो इसका क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वोल्टेज क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वोल्टेज क्या चीज है। तो वोल्टेज ना बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स होता है। मतलब हम जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो पाता है तो उसमें वो वोल्टेज जो है वो क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, उस करंट को तेजी से फ्लो करने का काम करता है। ठीक है, ये होता है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस आप सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वही वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या होता है, ये करंट को किस तरीके से तेजी से फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप वैसे अगर आप शॉर्ट में समझो तो आप बेसिकली ये समझो कि वोल्टेज जो होता है वो एक एनर्जी है। ठीक है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो एनर्जी और वर्क, आप ये दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब एनर्जी और वर्क जो होता है ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो वोल्टेज एक एनर्जी का ही सोर्स, मतलब एनर्जी ही है। तो सब इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा वर्क डन। और वर्क डन के साथ इसमें और क्या होगा, ये वर्क डन जो होता है ये है पर यूनिट चार्ज। मतलब पर यूनिट चार्ज में ये कितना काम करेगा वोल्टेज, ये चीज होती है। तो पर यूनिट चार्ज आपको पता होगा उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और Q क्या होता है, Q होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और चार्ज क्या होता है, पर यूनिट चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वर्क डन अपॉन में करंट इनटू टाइम, 109 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये लास्ट है, फिर हमारा सेट बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। तो देखिए एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर क्या चीज है, इसको आप जब तक इसको ठीक से पढ़ोगे नहीं आपको उतने अच्छे से समझ में ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसे शॉर्ट में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये समझ में आएगा तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इसको हम शॉर्ट में नहीं समझा सकते इतने कम टाइम में। मतलब तो इसका जो आंसर है वो आपको पता ही है, फर्स्ट है इसका आंसर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज। तो एसी जनरेटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है डीसी जनरेटर में तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें बहुत 4 ऑप्शन है, बट इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। और इसको हम ज्यादा समझ नहीं सकते इतने शॉर्ट टाइम में, इसको समझने के लिए आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो फर्स्ट इसका आंसर है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, 110 का होगा फर्स्ट। ओके, तो आज यहाँ पर हमारा सेट बी जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेट को सबका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।